प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। देश भर में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में हो रही प्रगति की प्रधानमंत्री को दी गई जानकारी। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को करेंगे संवाद। ट्वीट कर दी जानकारी। 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से देंगे शुभकामनाएं। प्रदेश में दैनिक मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश बना देश में 6 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य। अयोध्या घूमने आए एक ही परिवार के 15 लोग सरयू में नहाते समय डूबे। 5 लोगों की हुई मौत। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने 6 लोगों को बचाया। 4 लोगों की तलाश जारी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर करने के किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री को देश भर में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के क्रम में हो रही प्रगति की जानकारी दी गई। याद रहे, देश में 1500 से अधिक पीएम केयर्स की सहायता से लगने वाले ऑक्सीजन संयंत्र सभी राज्यों और जिलों में स्थापित हो रहे हैं। पीएम केयर्स के ये सभी संयंत्र मिलकर 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेडों के लिए काम आएंगे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल कर्मचारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण देने का भी आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि हर जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री ने इन संयंत्रों के प्रदर्शन और संचालन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और सुसज्जित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को इन सभी बिंदुओं पर उनकी ओर से कराई जा रही व्यवस्थाओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की कल पहली बैठक में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता से भारत वैश्विक महामारी से पूरी सख्ती से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 130 करोड़ भारतीयों की ओर से वो 13 जुलाई को ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और शुभकामनाएं देंगे। कोरोना महामारी के कारण ये बातचीत वर्चुअल होने की संभावना है। वहीं 3 दिन बाद यानी 17 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था रवाना होगा। टोक्यो ओलंपिक्स गेम 23 जुलाई से 8 अगस्त के दौरान आयोजित होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 27 तारीख को हुई मन की बात कार्यक्रम में भी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। वहां एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहां से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। देश में दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 43,393 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 44,459 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल 4,58,727 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.36% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.42% हुआ है, जो कि लगातार 18 दिन से 3% के नीचे बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 162 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,697 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 16,82,741 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.6% हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,52,568 सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिसको मिलाकर प्रदेश में अब तक 6,01,01,058 सैंपल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 90 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 162 है। इस प्रकार 30 अप्रैल के बाद से निरंतर प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,783 एक्टिव केस थे और उसकी तुलना में आज एक्टिव केसों की संख्या मात्र 1,697 रह गई है। अब तक कुल मिलाकर 16,82,741 व्यक्ति प्रदेश में संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। पोर्टल पर कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। टीकाकरण में कल प्रदेश के द्वारा 2 नए बेंचमार्क स्टैब्लिश किए गए, 2 नए बेंचमार्क प्राप्त किए गए, स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को कम से कम 1 डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो नीति अपनाई जा रही है, उससे कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में 6 करोड़ कोरोना टेस्ट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। श्री सहगल ने बताया कि टीकाकरण को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और अभी तक प्रदेश में 3,60,81,000 डोज दी गई हैं। जैसा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब काफी घट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3T की जो नीति अपनाई गई है और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जैसे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट में ट्रेसिंग के लिए एक अभिनव प्रयोग किया गया कि पूरे प्रदेश में सर्विलांस, जो एक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, लगभग साल से पहली लहर से ही ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें और विभिन्न अन्य विभागों की टीमें घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाश रही। वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की, टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें 3,60,81,000 डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है। और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों द्वारा टीकाकरण के विरोध में भी काफी बयान दिए गए थे। तो अब टीकाकरण के प्रति उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संतोष जाहिर किया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कृषि उपज मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण किसानों के हित में मंडियां तथा कृषि कानूनों को मजबूती प्रदान की जाएगी। इस फैसले का ग्रामीण किसानों ने स्वागत किया है। कि किसानी में फल और गेहूं, धान, अनाज के काम है, सारी की काश्तकारी का काम करता हूं, और जिसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे मंडी का सुधार होगा, देश का सुधार होगा, तमाम किसानों का सुधार होगा। जो लोग विरोध करते थे, हम आज कहते हैं, उनका भी सुधार होगा। मैं खेती ही करता हूं, खेती से हम लोगों को 1 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया है, उससे हम लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और इससे किसान भी मजबूत होगा और किसान के जो साथ में रहते हैं उन लोगों को भी मजबूती मिलेगी और इससे जो है लोग मजबूत हो जाएंगे और जो मंडी में हम लोगों का माल जाता है उससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। किसानी का काम करता हूँ और सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, इससे जो है मंडियाँ मजबूत होंगी, कृषि कानून मजबूत होगा, इससे हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है और इससे जो है हम लोगों के घर परिवार का खर्चा अच्छे से चलेगा। दूसरी ओर कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ के रुपए के नए पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी, जिसका डॉक्टरों ने खुले दिल से स्वागत किया है। सेवाओं को एक नया बल मिलेगा और जिससे कि लोग जो आपातकाल में जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था लोगों को, वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें जो नए लोग जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं उनको भी रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा इसमें। केंद्र और राज्य सरकार ने 23,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, उससे स्वास्थ्य सेवाएं एक नए आवाम पर पहुंचेंगे, इससे सीधा गरीब जनता को लाभ मिलेगा। इससे नए उपकरण आ जाएंगे मार्केट में और हॉस्पिटल में, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और आधुनिक बेड वगैरह सब मिल जाएंगे। इससे सीधा आम जनता को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, खास करके ग्रामीण स्तर पे भी। यहाँ पर भी लोग, अब हम लोग भी किसी भी चुनौती से तैयार रहेंगे हमेशा के लिए लड़ने के लिए। मांडविया ने आज रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार संभाला। मनसुख मांडविया ने रसायन और उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में उर्वरक की भूमिका अहम है। वो किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। कौशल किशोर को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है। कौशल किशोर लखनऊ से सटी हुई लोकसभा सीट मोहनलालगंज से लगातार 2 बार से सांसद हैं। आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या घूमने आए एक ही परिवार के 15 लोग सरयू में नहाते समय डूब गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू टीम ने अब तक 6 लोगों को बचा लिया है और 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। घटना अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र के गुप्तार घाट की है, जहां आगरा जनपद से अयोध्या घूमने आए थे। इसी दौरान वो लोग दर्शन पूजन के लिए गुप्तार घाट पहुंचे, जहां वो स्नान करने लगे कि तभी अचानक नदी में पैर फिसल गया और सभी लोग पानी में बहने लगे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें बचाने का प्रयास किया गया तो वो भी बहने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को मौके से बचा लिया और बाद में 3 अन्य लोगों को भी बचा लिया गया। कुल मिला के उस फैमिली में 15 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे गुप्तार घाट पे वो वहाँ पे टहल रहे थे। जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी थी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे कूद पड़ी। तो उसमें जो है उसी वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे डाइवर वगैरह रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, उन लोगों ने 3 लोगों को वहाँ पे बचाया
और 12 लोग जो है शुरुआत में बह गए थे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएसी की टीम, जल पुलिस की टीम और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के भी सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रेस्क्यू किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली में आज से 200 बेड का अस्पताल शुरू हो गया है। संस्थान के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया। श्री राजवंशी ने बताया कि संस्थान को 610 बेड का अस्पताल केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर रखा है। क्योंकि संस्थान अभी निर्माणाधीन है, इसलिए अभी कुल 300 बेड का अस्पताल संचालित किया गया है। इसमें कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए 150 बेड रिजर्व किए गए हैं और इतने ही बेड आज से पब्लिक सेवा के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ऐसी गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधाएं एसजीपीजीआई लखनऊ के अतिरिक्त आसपास के जिले में नहीं है। इससे आसपास के जिले के लोगों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास सब एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे और कई चीज़ें ऐसी भी होंगी, कई टेस्ट भी ऐसे होंगे, कई सुविधाएं भी ऐसी होंगी जो यहाँ के आसपास जिला अस्पताल में नहीं है। जो कि सबसे पास में जो जगह है वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, एसजीपीजीआई, वहाँ पे मिलती है। ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी है, प्लस हमारे पास गैस के सिलेंडर जो पहले भी थे वो भी हैं। बाराबंकी जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर व्यापक तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर खासकर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, जिसकी आशंका को देखते हुए जिले में 200 बेड का पीकू वार्ड तैयार किया गया है। जिला महिला अस्पताल में 200 बेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 10-10 बेड के पीकू वार्ड तैयार किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी BKS चौहान ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन संबंधी उपकरण, ICU बिस्तर, वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही बाराबंकी प्रशासन द्वारा जनपद में ऑक्सीजन के पर्याप्त उपलब्धता के लिए जिला चिकित्सालय सहित 4 अलग-अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी भी जोरों पर की जा रही है। श्री चौहान ने कल केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कोरोना इमरजेंसी फंड की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना इमरजेंसी फंड कोरोना की जंग में काफी सहायक सिद्ध होगी। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जिले में हमारी जो कोरोना की तीसरी संभावित लहर की तैयारियां जोरों शोरों पे है और लगभग जो भी निर्देश के तहत हमें जहां पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और एडल्ट कोरोना यूनिट्स जो बनानी थी वो हमारी डिफरेंट स्टेजेस पर हैं और लगभग पूर्ण रूप से तैयार हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डिफरेंट लेवल की सभी मेडिसिन सभी हर पीकू पर उपलब्ध हैं। तो इस संबंध में जो है पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। अगर ये कोई लहर आती और बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती तो हमारे पास बच्चों के लिए विशेष प्रबंध हमने सभी CSC स्तर पे और जिला स्तर पे कोरोना सेंटर में और अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमारे बाराबंकी में वहाँ हमने सभी कुछ कर रखे हैं। देखिए, जैसे PICU वार्ड जो बन रहा है वो तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसकी समस्त तैयारी को देखते हुए बाराबंकी में भी कुछ CSC चिन्हित की गई हैं जहाँ पे PICU बनेगा। PICU में जो भी बच्चे हैं प्रभावित होंगे उनको भर्ती किया जाएगा और उनको हमारे पास अभी आपके 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हमारे पास 2 और 10 लीटर और 5 लीटर के हमारे पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 10 हमारे पास जंबो सिलेंडर हैं और जो कि D टाइप होते हैं और जो B टाइप हमारे पास है वो भी 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास मौजूद हैं और हम लोगों ने वार्ड चिन्हित कर लिया है, बेड और सब कुछ तैयारी है। जैसे भी अगर कोई भी मरीज या कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है तो उसका इलाज करने के लिए हम लोग इस समय पूरी तैयारी करके बैठे हैं। बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप की कुल 10 चीनी मिलों के माध्यम से लगभग 6 लाख गन्ना कृषक परिवार सीधे मिल से जुड़े हैं। गन्ने की खेती में बढ़ते हुए लागत मूल्य को कम करने और वैज्ञानिक विधि से खेती करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने
और कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बलराम ऐप का निर्माण किया गया है। कृषकों को चीनी मिल से सीधे जुड़ने के लिए और देश प्रदेश में पहली बार किसी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेत का रकबा, गन्ने की पर्ची, आपूर्ति, मूल्य, भुगतान और समय पर खाद पानी दवा की सलाह घर पर ही मोबाइल पर प्राप्त होगी। लाखों किसानों को बलराम ऐप से फायदा मिलेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित बीसी ग्रुप के 10 चीनी मिलों में बलराम ऐप की सुविधा किसानों को मिलेगी। कोई अगर कीड़े लग रहे हैं, फर्टिलाइज़र, सॉइल का टेक्सचर, एक खेती बाड़ी से लेकर के तमाम बहुत तरह की ज़रूरतें होती है, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं किसान के लिए। किसान भाई बहन, जैसा कि हमने आज तक अपने देश में देखा है, उनकी लिटरेसी लेवल पढ़ाई लिखाई में इतनी रही नहीं है, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो होती है वो बहुत ही उम्दा रही है। ये जो ऐप है ये उन दोनों को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और अब मेरे को ऐसी उम्मीद है कि हमारा ये ऐप देख के और शुगर मिल्स और ग्रुप्स भी प्रेरित होंगे इस चीज़ की तरफ सोचने के लिए। तो ये मैं सिर्फ अपने यूनिट या अपने 10 यूनिट के लिए नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक पूरे देश भर में शुगर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सी चेंज इस ऐप के द्वारा आ रहा है। बलरामपुर चीनी मिल ने गन्ना किसानों के लिए एक विशेष बलराम ऐप नाम से लॉन्च किया है। इससे निश्चित रूप से जो जानकारी बताई गई है कि इस ऐप को लोड करके जो है किसान अपने गन्ना से संबंधित बोने से लेकर और बिक्री तथा उसके बाद भुगतान तक की जानकारी इसमें पा सकते हैं। किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि घर बैठे ही किसान अपने मोबाइल पर सारी जानकारी हासिल कर लेगा, क्योंकि उसको बलरामपुर दौड़ना भागना जो पड़ता है, खर्चे आते हैं, वो सब अपने घर पर ही देख लेगा किसान। इससे बहुत ही लाभ है। हमारे बलरामपुर चीनी मिल ने जो ये ऐप लॉन्च किया है बलराम ऐप, इससे बहुत ही लाभ है किसानों को। बहुत काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इसमें कि गन्ने में जैसे कौन सी रोग लगी है कि नहीं लगी है, गन्ना हम लोग जैसे तोलाएंगे तो उसमें तुरंत मैसेज आ जाएगा। कोई पेमेंट से यहाँ मिल में अगर निकलवाना है तो बार बार किसानों को चक्कर लगाना पड़ता था, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो खुद ही सारी जानकारी अपने मोबाइल पर वो लोग देख सकेंगे। ऐप के बारे में जो आज बलरामपुर चीनी मिल ने चालू किया है अपनी 10 यूनिटों में, इसका बहुत फ़ायदा किसानों को सीधा मिलेगा। हम भी किसान हैं, इससे गन्ने की फसल की जानकारी, अपने रकबे की जानकारी, गन्ने के पेमेंट की जानकारी, कीटनाशक दवाओं की जानकारी, अगर किसी को कृषि यंत्र की ज़रूरत होगी तो उसकी भी जानकारी इसके माध्यम से होगी, और अन्य वैज्ञानिक माध्यम से भी इसमें काफ़ी जो है जानकारी किसानों को दी जाएंगी। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना जालौन के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत बीते 2 वर्षों में अब तक जिले के 1,60,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं, जिनकी फसल खराब होने पर उनके द्वारा भरे गए मामूली प्रीमियम के बदले इन किसानों को 872 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है। इसके अलावा अभी भी यहाँ के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी फसल सुरक्षित कर रहे हैं। वैसे ये योजना जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चल रही है, ये बहुत ही साकार योजना है, और इसमें जो बीमा का सिस्टम है ये हम गरीब लोगों के लिए, छोटे स्तर के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसका जो हमें प्रीमियम भरना पड़ता है उसको कायदे से अगर हम भर देते हैं तो उसका लाभ हमको समय पर मिल जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि छोटे मोटे किसानों को यदि खेती बुआई करते हैं और कोई भी दैविक आपदा यदि आ जाती है तो उस स्थिति में किसान को भरपाई मिल जाती है, जिससे कि आगे की फसल किसान आसानी से बुआई कर सके। कुल पिछले साल मुझे करीब 3,3300 रुपये मैंने प्रीमियम जमा करा हुआ था, जिससे कि मुझे 67,000 रुपये के आसपास क्लेम आ गया हुआ था। प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा योजना जो है बढ़िया योजना है किसानों के लिए। जो किसान उसका प्रीमियम भरता है उसको उसका लाभ मिलता है। जैसे ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा वर्षा हो जाए, कोई बीमारी से फसल का नुकसान हो जाए तो उसकी सर्वे होकर किसानों को उसका मुआवजा दिलाया जाता है। साहब, जय जो योजना चल रही है वो बहुत ही अच्छी योजना है। जब मान लो किसानन के बलाने वरदान साबित है। जिन किसान भाइयों की और
हमारी फसल जो नुकसान होती है उसकी भरपाई फसल बीमा के माध्यम से हो जाती है। तेज और बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है साहब कि जब मान लो यहाँ तो नुकसान होना ही होना है, तो उसके अभाव में यहाँ फसल बीमा वरदान साबित हो रही है। अपने ज़िले में प्रधानमंत्री फसल बीमा करने के लिए इफ़को टोक्यो 2019 फरवरी में यहाँ पर खरीफ सीजन में आई हुई थी। उस समय यहाँ पे 55,000 कृषकों ने अपना फसल बीमा में इंश्योरेंस कराया था, जिसमें 5254 किसानों का दावा का भुगतान किया गया था, जिसमें 235 लाख रुपये भुगतान किया गया था। उसमें कुछ किसानों ने व्यक्तिगत कंप्लेन किए थे और कुछ क्रॉप कटिंग के आंकड़े जो गवर्नमेंट को सबमिट किए जाते हैं उस पर उनका भुगतान किया गया था। केंद्र सरकार तेजी से अभियान चला रही है ताकि सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण हो सके। सरकार के इन प्रयासों को बरेली जिले का स्वास्थ्य विभाग तेजी से बढ़ा रहा है। इसी का नतीजा है कि बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत अब तक 6 गांवों को 100% यानी कि पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले मनकारी गांव को मंडल में पहला वैक्सीनेटेड गांव घोषित किया गया। इसी राह पर चलते हुए दूसरे अन्य गांव में उनासी, नियोधना, पटवैया, सिरसा, जागीर और खड़गपुर भी पूर्ण वैक्सीनेटेड गांव में शामिल हो गए हैं, जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है, जिससे फतेहगंज स्वास्थ्य केंद्र को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इस केंद्र पर 60,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। वहीं वैक्सीनेटेड गांव में 5,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये उनको दवाई दी जा रही है, लेकिन हम लोगों के द्वारा उनको समझाया गया कि किसी भी बीमारी से इस तरह से इसका कोई मतलब नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। कोई भी गलतफहमी, जो भी गलतफहमियाँ उनके दिमाग में आती हैं, हम उनको सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद उनको एक वजह देते हुए स्पष्ट करते हैं। एएनएम्स ने फील्ड में जाकर के सुबह 6 बजे, 6:30 बजे जाकर के उन लोगों का, जो लोग जल्दी खेत पे चले जाते हैं या गाँव शहर में मजदूरी करने आ जाते हैं, उनका भी टीकाकरण किया है। कोविड जो है हमारे लिए बहुत ही एक चुनौती बना है और इस चुनौती को हम स्वीकार करने के लिए हमारी सारी एएनएम्स और हमारी आशा, आंगनबाड़ी सभी का ही भरपूर सहयोग रहा है और हम लोगों के प्रयास से आज हमने जो है 5 गांव प्रथम डोज से पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर दिए गए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। देश भर में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में हो रही प्रगति की प्रधानमंत्री को दी गई जानकारी। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेरा आ रही कमी। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश बना देश में 6 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य। और अयोध्या घूमने आए एक ही परिवार के 15 लोग सरयू में नहाते समय डूबे। 5 लोगों की हुई मौत। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने 6 लोगों को बचाया। 4 लोगों की तलाश जारी। समाचारों में बस इतना ही। और जिस तरह से मैं मास्क पहने हूं, मेरे साथ आप भी मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और समय समय पर अपने हाथ जरूर धोते रहें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।